जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। उनमें से सबसे पहले आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है एक छोटी सी, वो हमने देखनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफ़ाइन यूँ करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड इट्स हाइट फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल। ठीक है बच्चों, कि आप कोई रेफरेंस लेवल लेते हो और उससे आप इस बॉडी की हाइट लेते हो। जब इस हाइट को आप उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि W को हम लिखते हैं कि ये mg के बराबर होता है, तो ये आपके पास हो गया mg इंटू h के बराबर। तो ये हम अर्थ के फील्ड की जिक्र कर रहे हैं। अर्थ का फील्ड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं कि इट इज़ द रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच इट कैन एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन अदर बॉडीज़ इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड की ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बातें थी छोटी छोटी ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ जो आती है छोटी सी आपके सामने, वो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि दो पार्टिकल्स, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। और ये फोर्स की भी हम मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी उसकी मैग्नीट्यूड इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बड़ी आसान सी बात है ये। अब हम कहते हैं कि F इस inversely proportional to r square where r is the distance between the two particles। अब आपको पता है कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं यहाँ से तो कांस्टेंट आता है, तो हमने लिखा F इज इक्वल टू C ओवर R का स्क्वायर वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो फोर्स होती है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। आपके पास जो तो पार्टिकल्स हैं दो जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनके दरमियान उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स एक्ट करती है। ये भी आसान सी बात है। अब अगली बात हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमने जिक्र किया ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और फोर्स ऑफ रिपल्शन का दोनों ऑप्शन। अब हम आते हैं कि अगर हम बात कर रहे हो कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास आपके पास है m1 और दूसरे का मास आपके पास है m2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। अब अगर हम इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र करना चाहें, हम स्पेसिफिक हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। इफ़ F इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास m1 एंड m2, तो आपको पता है कि F बराबर होता है माइनस g, पहले बॉडी का मास दूसरे बॉडी का मास और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डिवाइड करते हैं आप इसको इससे। अब बच्चों हमने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अगर आप इसको कंपेयर करें इन दो इक्वेशंस को, इन्वर्स स्क्वायर लॉ की और यहाँ से आप इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो आप देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, फिर राइट को भी इक्वल होना चाहिए। तो इधर r का स्क्वायर इधर r का स्क्वायर, तो C किसके बराबर हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा माइनस कैपिटल G m1 m2 की। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहें तो वो कैसे होगा? अब हमें पता है कि F बराबर होता है माइनस du ओवर dr के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4। 1 कौन सी आपके पास है? ये इक्वेशन 1 आपके पास है, F इज इक्वल टू C और R का स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करें F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr से,
तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू सी और आर का स्केयर, ये आपको मिल गया। यहाँ से आपके पास डी यू जो है वो बराबर हो जाएगा सी आर इस टू पावर माइनस टू इंटू डी आर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सी, ये आपको मिलेगा सॉरी ये मिलेगा यू, और ये आपके पास मिलेगा सी और आर प्लस के आपके पास मिलेगा। और आपको पता है कि के जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको हम मालूम कर सकते हैं। आप पुट करें कि जब ये दो पार्टिकल इन्फिनिटी पर होंगे, जब ये आपके पार्टिकल इन्फिनिटी पर होंगे तो इनका डिस्टेंस जो है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आर, वो इन्फिनाइट हो जाएगा। और आपको पता है कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो यू एट आर इक्वल टू ज़ीरो आपके पास हो गया। अब ये पुट करें आप यहाँ पर आर इन्फिनिटी, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास ज़ीरो है तो के की वैल्यू आपके पास यहाँ से ज़ीरो के बराबर आ गई। अब ये पुट करते हैं वापस इस इक्वेशन के अंदर, तो u इज इक्वल टू सी ओवर आर प्लस ज़ीरो, आपके पास u इज इक्वल टू मीन्स के जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो गई है सी और आर के। अब सी की वैल्यू आपके पास खड़ी हुई है ये माइनस जी m1 m2, ये आप पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 and m2 which are separated by a distance small r from each other। ओके बच्चों, ये छोटी सी बात थी, आपने देख ली, आसान सी बात थी। उसके बाद हम आते हैं एक और छोटी सी बात की तरफ पर, वो है ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल्स। कि हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन हम डिराइव करना चाहते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 and m3 एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। कि ये आपके पास थ्री पार्टिकल्स जो हैं ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। इन्फिनाइट का मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। मैं इस फिगर को मिटा देता हूँ, फिर दोबारा बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो हमने कहा तीन पार्टिकल्स और वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर हैं, एक इधर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इस तरह से कि ये एक दूसरे के फील्ड से बाहर हैं। अब हम ये करते हैं, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि एक पार्टिकल को मूव करवा के इस पोजीशन पर लेकर आता हूँ। इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है बच्चों। और ये आपके पास जो पार्टिकल है इसका मास है m1 को हम मूव करा के इस ए पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आगे कोई पार्टिकल नहीं खड़ा हुआ, ना ही किसी पार्टिकल का फील्ड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो अब आप जब इसको मूव करवा के यहाँ तक लेकर आए तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो आपके पास हो जाएगा। अच्छा, अगली बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आप इसको मूव कराएंगे इन पार्टिकल्स को, दैट दे शुड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दे शुड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आप इसको मूव इन्फिनिटी से मूव करवा के यहाँ तक लेकर आए, आगे कोई किसी पार्टिकल का फील्ड नहीं है, जब फील्ड नहीं है तो वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो यही बात मैंने लिखी है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट व्हेन m1 इज ब्रॉट टू पोजीशन A इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया ये पोजीशन पर। फिर हमने करना है कि दूसरा पार्टिकल जो हमारे पास जिसका के मास m2 है, उसको हम मूव करवा के लेकर आना चाहते हैं इस पोजीशन जिसका नाम है B। अब बच्चों जब इसको मूव करा के लेकर आएंगे तो आगे आपके पास m1 खड़ा होगा, इसका फील्ड होगा। जब इसके फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो अब जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको वर्क करना पड़ेगा इसकी फील्ड की फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है बच्चों। तो आगे मैंने ये लिखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन m2 इज ब्रॉट टू पोजीशन B अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, m1 ऑन m2। ठीक है बच्चों, आप m2 को यहाँ तक मूव करा के लेकर आए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो आपके पास बराबर हो जाएगा u12 के, और आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 m2 ओवर r12, जबकि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप इसको लिखते हैं r12, इस m1 और m2 के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये भी आसान सी बात है। फिर आप ये करते हैं कि पार्टिकल 3 को मूव करवा के आप यहाँ पर लेकर आते हैं इस पोजीशन C तक, m3 को आप मूव करवा के C पोजीशन पर लेकर आएंगे। अब जब आप इस m3 को मूव करा के लेकर आएंगे तो आगे दो पार्टिकल खड़े होंगे, m1 भी होगा m2 भी होगा। तो m1 का फील्ड भी यहाँ पर होगा और m2 का फील्ड भी होगा। तो जब आप इसको मूव करा के लेकर आएंगे तो अब आपको इन दो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब पहले हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन m3 इज ब्रॉट टू
पोजीशन C। M3 को आप मूव करा के लेकर आए C पोजीशन तक, अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द M1 ऑन M3। ये इसके फील्ड की वजह से, इसके फील्ड के अंदर की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहेगी उसके अगेंस्ट जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसको हमने नाम दे दिया है U13 का। U13 इज इक्वल टू, ये भी वैसे हो जाएगी, -G M1 M3 और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R13 का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये पार्टिकल भी तो पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट भी इस एक्सटर्नल जो एजेंट है इसको वर्क करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे आगे नेक्स्ट, सिमिलरली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन M3 इज ब्रॉट टू द पोजीशन C अपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द M2 ऑन M3, उसका आप U23 का नाम दे देंगे और ये बराबर हो जाएगी -G M2 M3 और R23। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया और ये एक बाउंडेड सिस्टम है। इस बाउंडेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू U, हमने लिखा U12 प्लस U13 प्लस U23। इनको आप सम अप करेंगे, माइनस सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा GM1 M2 और R12 प्लस GM1 M3 ओवर R13 प्लस GM2 M3 ओवर R23, M2 M3 और R23। ये आपके पास आ गया। ये आपके पास इस बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम अनबाउंड हो जाए तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तो ये सिस्टम आपका अनबाउंड हो जाएगा और ये पार्टिकल्स फिर एक दूसरे के फील्ड से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो होती उस वक्त है कि जब आप इन्फिनिटी पर चले जाएँ, मीन्स के ये पार्टिकल एक दूसरे के फील्ड से बाहर चले जाएँ। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बाहर चले जाएँ, अनबाउंडेड हो जाए, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको देनी पड़ेगी।